नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंथन पर। मैं हूं अशोक शाह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैथ मंथन चैनल भी अशोक। दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बात ये करेंगे कि जो पेपर होता है बिहार पुलिस का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, और ये मैथ्स और रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वही आपका रिजल्ट बना देता है। तो हमने सोचा है कि क्यों ना इसे और बेहतरीन रूपरेखा दिया जाए जिससे कि आपका रिजल्ट सिक्योर हो जाए, और आप 10 में से 10 नंबर अगर आप करके आते हो तो पक्का ये समझ के चलो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर सही करके आते हो आप तो। क्यों? क्योंकि इस जीके जीएस तो है अथाह, उसमें तो आप तो कितना भी सही करने की कोशिश करोगे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाएगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपके पास होता है कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट आपने लगा दिया तो वो आंसर तो एकदम एग्जैक्टली सही आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 की। तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 में क्या है कि पोस्ट 21,391 है। सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है। एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है कि एग्जाम डेट जो है वो सितंबर में दिया गया है। ठीक है, तो सितंबर में दिया गया है। तो आई होप कि आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो चुकी होगी। अब आप रिवीजन के मोड में होंगे। इसी रिवीजन को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके रिवीजन करने का ये फायदा हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझ में आ जाएगी कि किस तरीके किस नेचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन का नेचर आपके समझ में आ जाता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है परीक्षा हॉल में। स्ट्रेस आपके पास कम रहेगा क्योंकि आपके पास प्रिपरेशन रहेगा। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है रिवीजन करने का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा के देखिए। तो यही सोच करके मैं आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ जिसमें लगातार जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अभी तक, सिर्फ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा। कैसे? बेस्ट अप्रोच के साथ स्मार्ट सॉल्यूशन। बेस्ट अप्रोच के साथ स्मार्ट सॉल्यूशन। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा बल्कि ये मैं समझाऊंगा कि क्वेश्चन को करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट सॉल्यूशन एक तरीका से नहीं तो दूसरे तरीका से, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीका से, सबसे बेस्ट क्या तरीका हो सकता है हम उसे अपनाएंगे। और देखिए इसमें और क्या स्पेशल है। स्पेशल ये है कि सेशन रहेगा 10 मिनट का, 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 नंबर हम गेन करेंगे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि तरीका तो वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन अप्रोच हमारा स्मार्ट होगा, समय कम लगेगा, कम समय में हम अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे और अपना रिजल्ट सिक्योर करेंगे। तो आइए बढ़ते ही सेशन में और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि क्या क्या क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में, और देखेंगे उसे कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ विद स्मार्ट सॉल्यूशन। आइए बढ़ते हैं अपने सेशन में और देखते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों इसी क्रम को जारी रखते हुए हम चलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लेटेस्ट पैटर्न को देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि इससे पहले 2022 में कैसा पेपर आया है मैथ्स और रीजनिंग का, उसके बाद 2021 का देखेंगे, फिर उसके बाद 2020, फिर 2019, 2018, इस तरीके से चलते हुए 2010, 2009, 2000 जितने भी पेपर हुए अब तक, तो हम इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलने का मेरा ये मकसद है कि सबसे पहले हम ये जानें कि सबसे पहला पैटर्न अभी जो फॉलो हो रहा है वो किस तरीके से फॉलो। साथियों इस सेशन में हम देखेंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा जो कि 16/10/2022 को हुआ था, और इसके क्वेश्चंस को, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेस्ट अप्रोच के साथ और स्मार्ट सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देते हैं। नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पर। क्वेश्चन को अच्छे से न समझना ही इसमें सबसे बड़े कंफ्यूजन का कारण होता है। तो आइए इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन लिख लेते हैं। एग्जाम तो फिर रहना ही लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं ऋतु, दो पर्सन है इसमें, ऋतु और एक नीतू। ठीक है, अब देखिए ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी से अधिक है। तो मैं मान लेता हूँ नीतू की सैलरी कितनी है। अगर 100 रुपया है, ठीक है, नीतू की सैलरी यदि 100 रुपया है तो ऋतु की सैलरी कितनी हो जाएगी। 100 का 150% निकालेंगे तभी जाके निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है सैलरी का, 50 रुपया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों के बीच का सैलरी का 50 रुपया डिफरेंस आ रहा है। ये मैं क्या लिख सकता हूँ 50 बटे में
और बटे में क्या रख रहा है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बटे में हम उस वैल्यू को रखते हैं जिससे कंपैरिजन की जा रही हो, यानी कि जिससे तुलना की जा रही हो। तो तुलना किससे की जा रही है, नीतू की सैलरी रितु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि सैलरी की तुलना किससे हो रही है, रितु की सैलरी से यहाँ पर तुलना की जा रही है। यानी कि हम क्या रखेंगे, रितु की सैलरी कितनी है 150 और गुणे में क्या कर देंगे हम 100। 50 दिया होता है 150 और 30 से भाग देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 33.1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही। ये तो हमने देखा कौन सा अप्रोच, ये भी बेस्ट अप्रोच है, ये भी बेस्ट अप्रोच है, लेकिन डिटेल मेथड हो, इसे हम एकदम आसान मेथड से देखते हैं, परसेंटेज मेथड से। देखिए कैसे, एक तरफ ले लेता हूँ ऋतु और दूसरी तरफ कौन है, नीतू, ठीक है। अब इसमें देखिए ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो 50% का मतलब कितना हो गया, 50/100 हुआ कि नहीं हुआ, ये 0 से 0 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो गया 1/2। यानी कि नीतू की सैलरी यदि 2 रुपया है तो ऋतु की सैलरी कितनी हो जाएगी 3 रुपये हो गया। दोनों के सैलरी के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 1 रुपया, तो यानी कि 1। तुलना किससे हो रहा है, ऋतु की सैलरी से। ऋतु की सैलरी कितनी है 3, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो भाग दीजिए आप 100 में 3 का तो 33.1/3%। देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ आंसर निकल चुका है आपका। आप या तो इससे करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इससे करिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें 1-2 सेकंड ज़्यादा लगेगा, इसमें 2-3 सेकंड कम लग जाएंगे, बस डिफरेंस यही है, बाकी आंसर आपको आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण कौन से होंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये अनुपात में है ना कोण, तो अगर अनुपात में तो इसी को मान लीजिए कि यही उसका वैल्यू है, उस कोण का वैल्यू भी इतना ही है, ऐसे मान के चलिए आप। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए पहला कोण कितना है, इन सबको जोड़ दीजिए आप पहले, तो 13 और 9 9 3 12 22 5 27 3 30, तो 30 जो है किसके बराबर हो गया 360 के। 30 क्या है, सभी कोणों का योग हो गया 30। मान लीजिए एक चतुर्भुज है, मैं ऐसा बना देता हूँ एक चतुर्भुज, ठीक है, मान लीजिए ये चतुर्भुज है, तो एक कोण जो है इसका मान लेते हैं ये वाला 3 के अनुपात में, ये 5 के अनुपात में, 9 के अनुपात में और ये 13 के अनुपात में है, तो अनुपात में ठीक है। तो या तो ये 3 के अनुपात में, तो 3 6 9 12 15 कुछ इस तरीके से होगा, 5 10 15, तो मैं मान लेता हूँ कि ये कोण अनुपात में 9 करके ये वास्तविक वैल्यू है 3 5 9 और 13, तो इसीलिए इन सब का जोड़ दिया मैंने, इन सबको जोड़ दिया। और चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो 13 9 22 5 27 3 30, यानी कि टोटल कितना हो गया 30। तो 30 जो है वो किसके बराबर है 360 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 3 से 3 कट गया और गया 12, तो एक हो गया हमारा किसके बराबर 12। तो अब देख लीजिए क्या क्या है, पहला देखिए 3, तो 3 किसके बराबर होगा 12 × 3 यानी कि 36 के बराबर हो गया, ठीक। उसके बाद कौन सा निकला 5, तो यानी कि अगर एक 12 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 12 × 5 यानी कि ये 60 के बराबर हो जाएगा। 9, तो 9 × 12 × में 9 यानी कि 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ये डिग्री लगाते चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 13, तो 13 किसके बराबर होगा 12 × 13, 13 से गुणा करें 13 दूनी 26 2 13 कम 13 2 15 यानी कि 156 डिग्री। तो कौन सा हो गया 36 डिग्री 60 डिग्री 108 डिग्री 156 डिग्री। देखिए 36 कौन सा है 36 डिग्री 60 108 156, ऑप्शन नंबर डी हो गया। वैसे पूरा हमें निकालने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि सब के वैल्यू अलग अलग दिए थे, पहला 45 दूसरे में 30 इसमें 30 और इसमें 36, तो सिर्फ एक वैल्यू निकालते और सीधे सीधे डी को टिक मारते और आगे बढ़ जाते, हमें पूरा का पूरा वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा निकाला, अदरवाइज मुझे करना होता तो मैं तो सिर्फ एक निकालता 12 3 36 और ऑप्शन मारता निकल जाता। और वैसे भी इसे आप मुजवानी करिएगा, इसे पेन और कॉपी पे उठाने की कोशिश मत करिएगा। देखिए कैसे, आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है एग्जैक्टली, टोटल ऐड कर लीजिए चारों कोण 13 9 22 5 27 3 30, तो यानी कि 30 जो है 360, यानी कि 30 0 से 0 कटा 12 3 36, एक का वैल्यू कितना आ गया 12, तो जब एक का वैल्यू आ गया 12 तो 3 का वैल्यू कितना 12 3 36, 36 किसी में ऑप्शन में नहीं है, बस सिर्फ एक ऑप्शन में हमारी और आगे बढ़ जाइए, काम खत्म। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधि का अनुपात, परिधि यानी कि पेरीमीटर का रेशियो निकालना है।
तो दो वृत्त है, मान लेते हैं एक वृत्त का त्रिज्या कितना होगा r1, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी r2, और चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर होता है कि नहीं, तो पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, मैं पहले एक बार लिख देता हूँ, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर बटे में पाई r2 स्क्वायर का अनुपात कितना है 4:9। अब देखिए पाई से पाई कट गया, अब दोनों तरफ क्या करते हैं वर्गमूल लगा दे रहे हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लगाएंगे तो क्या होगा इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो r1 बटे r2 स्क्वायर, तो इसको मैंने वर्गमूल लगा दिया और इधर भी वर्गमूल 4/9। तो मैं यहाँ से क्या देख रहा हूँ कि r1 बटे r2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, यानी r1 अनुपात r2 कितना आ गया 2/3। और चूंकि परिधि यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, परिधि मतलब पेरीमीटर, किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो चूंकि यहाँ पे दो वृत्त है तो r1 r2 त्रिज्या होगी, तो अनुपात निकालना है तो 2 पाई r1 बटे में 2 पाई r2, 2 पाई से 2 पाई कट गया, बच गया क्या r1 बटे r2, यानी कि जो हमारे वृत्त की त्रिज्या है r1 बटे r2 कितना 2/3, तो r1 अनुपात r2 कितना हो जाएगा 2/3। बस वही जो हमारा त्रिज्या का अनुपात आया है वही हमारा क्या होगा परिधि का अनुपात हो जाएगा, तो 2/3, 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ है नहीं, क्षेत्रफल निकाल देना है पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर बटे पाई r2 स्क्वायर 4/9, यानी कि अनुपात कितना है 2/3। तो यहाँ से परिधि हमें मालूम है 2 पाई r, तो 2 पाई r1 बटे 2 पाई r2 हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r1 बटे r2, तो r1 बटे r2 हमें पहले ही मालूम है कि 2/3 है, तो r1/r2 भी कितना हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 782 गुना 782 इंटू 782 प्लस 218 गुना 218 बटे में है 782 गुना 782 माइनस 782 गुना 218 प्लस 218 गुना 218। ये आपको दिख रहा है कि 782 का क्यूब प्लस 218 का क्यूब बटे में 782 का स्क्वायर माइनस 782 गुना 218 प्लस 218 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ कि ए बराबर कितना 782 और बी बराबर 218 ले लूँ, अब देखिए 218 इस रूप में पहले लेके आते हैं इसको। ये देखिए 782 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 782 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। 218 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 218 का क्यूब लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ 782 का स्क्वायर लिख दूंगा। इसे क्या लिख दूंगा 782 गुना, इसको रहने दीजिए आप, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कर लेंगे हम 218 का स्क्वायर। अब देखिए अगर ये a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बराबर हो जाएगा a क्यूब के। ये अगर b है तो ये b क्यूब के बराबर हो गया, फिर ये क्या हो गया a स्क्वायर, ये क्या है फिर a b हो गया, और ये किसके बराबर है b स्क्वायर को। अब देखिए आप इसे a क्यूब प्लस b क्यूब, अच्छा तो यहाँ पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, ज्यादा अच्छा होगा इसे मैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊं। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गलती से वो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा था, लेकिन यहाँ पर मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन लिख दिया था, इस वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया। चलिए अब देखते रहिए, आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ देखिए दोनों के बीच में गुणा का साइन है, तो गुणा का साइन है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा तो यहाँ क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं इसको उठा लेता हूँ कि इसको ये वाला पोर्शन, क्यों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसको उठा लूँ मैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इधर बच क्या जाएगा, सिर्फ ए प्लस बी ही तो बचेगा। तो इसका मतलब क्या है ए प्लस बी, तो ए बराबर कितना रखा हमने 782, अब बी बराबर कितना मेरे पास 218, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दैट इज आंसर। तो इस सवाल को करने के लिए आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ क्या करिएगा, आपको थोड़ा सा देख लेना है। अच्छा हाँ, ये कंडीशन है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको याद आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा इधर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, निकालना क्या था मुझे, ये भी बटे में दे ही दिया है, तो बचा क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो गया 782 प्लस 218 जोड़ देंगे 1000, काम खत्म। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 6 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। देखिए इसको करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि देखिए 6 वर्षों में कितना हो जाएगा 2 गुनी, तो यहाँ लिख देते हैं 6 वर्षों में कितना 2 गुनी, तो अगले 6 वर्षों में कितना फिर से 2 गुनी, तो 2 का 2 गुना 4, अगले 6 वर्षों में कितना, इसका 2 गुना 8, तो कितना बोल रहा है 8 गुनी हो जाएगी। यानी कि यहाँ देखिए 8 गुनी हो गया कितने वर्षों में, शुरुआत के 6, बाद के 6 और अंतिम के 6, यानी कि टोटल कितना हो गया 6 6 6 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुनी। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। बस बाकी को सोचना ही नहीं है इसमें, यही तो लगाना है लॉजिक, कोई बाकी फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बस ये लॉजिक याद रखिएगा कि 6 वर्ष में कितना हो रहा है, स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है, तो अगले 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, जितना है उसका 2 गुना, फिर अगले 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, अब जितना है उसका 2 गुना, अगले 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, अभी जो प्रेजेंट में उसका वैल्यू है उसका और 2 गुना। तो देखिए पहले 6 वर्ष में 2 गुना होगा, अगले 6 वर्ष में इस 2 गुने का 2 गुना 4 गुना, अगले 6 वर्ष में इस 4 गुने का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो यानी कि 18 वर्ष हो गया टोटल, 18 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.6 का बार का सरलतम रूप क्या है, यानी कि 1.6 रेकरिंग दिया हुआ है, उसका सरलतम रूप क्या है। इसे देखेंगे हम 2 तरीके से। पहला तरीका देखिए, पहले तरीके में हम कैसे लिखते हैं कि 1.6 के बार को लिखेंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं, ये पूरा पूर्णांक है तो 1.6 बटे, तो जितनी संख्या पे बार होता है उतना 9 लगा दीजिए, बस हो गया। और क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, कितना आ गया 1.2 बटे 3, यानी कि 3 कम 3, 3 और 2 5, 5 बटे 3, 5 बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए दूसरे मेथड से देख लेते हैं। ये हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका में हम क्या देखते हैं, देखिए इस पूरी संख्या को एक बार पूरा लिख लेते हैं। लिख दिया हमने 16। अब उसमें जो नॉन रेकरिंग है, यानी कि जिस पर कोई भी रेकरिंग नहीं है, उसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। कर दिया हमने, और जितना रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे बस। 16 में से 1 गया 15, 15 बटे 9, 3 से काटेंगे, 3 के 9, 3 5 15, यानी कि कितना है 5 बटे 3। देखिए या तो आप ये तरीका रखिए या तो ये तरीका रखिए, और दोनों आता है तो बहुत बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला किस पर आएगा, एमडीएच के फॉर्मूला पर आएगा। एमडीएच आपको मालूम है, एमडीएच, एम से मंथ, डी से डेज और एच से आवर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए m1 d1 h1 अपॉन में w1 क्या है कार्य, बराबर m2 d2 और h2 अपॉन में w2। सॉरी ये मंथ नहीं है, मैन है, ये मैन आदमी की संख्या या आदमी जो भी हो, ठीक है, w2 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर पहले में क्या है 15 व्यक्ति, यानी कि 15 मैन, 15 व्यक्ति, 35 बॉक्स। तो ये जो 35 बॉक्स है ना, यही तो कार्य है। कार्य किस पे किया जा रहा है, इस बॉक्स पे। तो W1 का वैल्यू कितना हो गया 35 हो गया, और दिन कितने हैं 7, यानी कि D1 का वैल्यू दे दिया 7। जरूरी नहीं कि हर बार H1 H2 का वैल्यू दिया रहे, तो इसमें H1 H2 नहीं दिया हुआ है, तो हमें D से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद उसी तरह के 65 बॉक्स यानी कि ये हो गया W1 और ये किसके बराबर हो जाएगा W2 के, किसके बराबर हो गया W2। तो W2 कितना है 65 है, ये लीजिए 65 और कितना दिन 5 दिन में कर सकता है, 5 डेज में भर सकता है। तो कितने व्यक्ति, तो मान लेते हैं कि m व्यक्ति की जरूरत है हमें। अब देखिए यहाँ से हम काट सकते हैं, 5 से काटेगा तो कितना 13 पंजे 65 कट गया। यहाँ से काट सकते हैं हम 7 से 7 पंजे 35, 5 3 15। और देखिए इधर कितना बचा m, सिर्फ बचा m और इधर कितना बचा 13 गुना 3, तो कितना हो गया मैन कितना 13 दिया 39, यानी कि कितने मैन की जरूरत पड़ेगा, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी 39। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बाय मिस्टेक से मंथ बोल दिया मैंने, ये मैन होगा यानी कि ये मैन होगा, डे से डे दिन हो जाएगा और एज आवर हो जाएगा, W1 कार्य हो गया। तो इसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा जो 16/10/2022 को हुआ था उसमें मैथ्स और रीजनिंग कुल मिलाकर के, रीजनिंग का तो था नहीं, 7 क्वेश्चन दिए हुए थे मैथ के। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, इसी तरीके बेस्ट अप्रोच के साथ मिलेंगे और बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन कराऊंगा मैं आपको। तो अगर आपको ये वीडियो जरा पसंद आया हो या फिर आपको लगा हो कि यह 1% भी आपके अगर फायदे का हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना जरूर भूलिएगा नहीं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स खुला है, अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो या आपको कुछ अपनी भावना को प्रदर्शित करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।